हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का। ये टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम शॉर्ट में पीजीआरस बोलते हैं। ये रेगुलेटर्स बहुत सारे हैं, इसलिए इनको रेगुलेटर्स बोला गया है, पीजीआरस बोला गया है। एक्चुअल में प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में मिलने वाले हार्मोन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। आपकी हाइट आपके हार्मोन्स की वजह से है। क्लियर है ना? आपकी बॉडी की मैच्योरिटी आपकी मेलनेस आपके मेल हार्मोन्स की वजह से, और फीमेलनेस आपकी फीमेल हार्मोन्स की वजह से है। ऐसे ही प्लांट में ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और एक्चुअल में ये होते हैं प्लांट हार्मोन्स। क्लियर है ना? जो कि प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आपको बॉटनी पढ़ाई जाती है तो आपको बताया जाता है कि फाइटॉन्स मीन्स होता है, या फाइटॉन मीन्स होता है प्लांट्स। यानी कि टेक्निकली इनको एक नया टर्म दिया गया है। प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। तो चाहे आप इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहिए, प्लांट हार्मोन्स कहिए, या फिर फाइटो हार्मोन्स कहिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्लास बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है नीट एग्जाम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी डेफिनेशन दी गई है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी ने इनको कहा है द पीजीआरस आर स्मॉल simple molecules of diverse chemical composition। केवल एनसीईआरटी में ये बात कही है इसके रिलेशन में। मतलब जितने भी पीजीआरस हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, वो सारे स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि उनका साइज स्मॉल होता है, कोई बहुत बड़े पॉलीमर नहीं होते, सिंपल स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली। और ये डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि मैनी पीजीआरस है ना, कितने हैं? एक तो है नहीं, मैनी पीजीआरस हैं। आपके सिलेबस में 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जैसे ऑक्जिन्स, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो जो अलग अलग पीजीआरस हैं उनका सबका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन कैसा है? डाइवर्स है, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है। इतना मीनिंग है इनकी इस बात का। तो द पीजीआरस आर स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन विच अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने इसमें क्या किया है कि ये हो क्या क्या सकते हैं। जब आप एनसीईआरटी को आगे पढ़ते हो तो इसमें हमें यह समझना पड़ता है कि आखिर ये हो क्या क्या सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दे कुड बी। एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे ही लिखा है और हम बिल्कुल एनसीईआरटी के साथ ही चल रहे हैं। आज ये क्लास नीट वालों के लिए और जो केवीएस पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहली चीज समझिए ये होते क्या है। अब डाइवर्स टाइप के हैं ना, तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये इंडोल कंपाउंड्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इंडोल कंपाउंड्स। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल दिया रहता है आपके सिलेबस में इंडोल एसिटिक एसिड का। इंडोल एसिटिक एसिड जिसे शॉर्ट में हम IAA बोलते हैं। ठीक है ना? ये जो केमिकल है ये इंडोल कंपाउंड, यानी कि इंडोल से बनने वाले पीजीआरस। तो इंडोल से बनने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट पीजीआर है उसका नाम है ऑक्सिन। क्लियर है ना? यानी ऑक्सिन की वजह ऑक्सिन्स लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑक्सिन है, एक सिंपल ऑक्सिन नहीं है। तो जब भी आपसे इंडोल कंपाउंड्स का क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर ऑक्सिन जाएगा। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड है एडिनिन डेरिवेटिव्स। अब ये एडिनिन डेरिवेटिव्स क्या है? पहले आपको एडिनिन सुनने पर कुछ याद आ रहा होगा। एडिनिन सुनने पर आपको क्या याद आ रहा होगा? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो जो एडिनिन डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि ये नाइट्रोजनस बेसिस जो एडिनिन होता है उससे कहीं ना कहीं मॉडिफाई होकर के बने हैं, उसी की कुछ फॉर्म है। क्लियर है ना? फिर आपको याद आ रहा होगा प्यूरिन और पिरिमिडिन्स।
तो मेनली एडेनिन एक टाइप का प्यूरिन है। तो इसको एनसीईआरटी में एडेनिन डेरिवेटिव कौन सा लिया है, उन्होंने कहा है कि N6 फर फ्यूराइल एमीन प्यूरिन, ठीक है ना, इसको लिया हुआ है, N6 फर फ्यूराइल प्यूरिन को लिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये एडेनिन डेरिवेटिव्स, तो ये डेरिवेटिव मेनली मिला करता है। ये एडेनिन डेरिवेटिव है और है एक्चुअल में कौन सा, ये है बेटा काइनेटिन। क्या लिया है इन्होंने, काइनेटिन। और काइनेटिन क्या है, काइनेटिन इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रमोटर, यानी कि ये किस में आता है, ये एग्जाम्पल है साइटोकाइनिन का। तो साइटोकाइनिन्स किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, ये एडेनिन डेरिवेटिव्स होते हैं, ये अमीनोप्यूरिन होते हैं। अमीनोप्यूरिन में आपका एडेनिन ही आता है, इसीलिए हम क्या लिखा है, अमीनोप्यूरिन। क्लियर है ना। तो ये एडेनिन का एग्जाम्पल है। जब आप थर्ड केस को स्टडी करते हो तो इसमें आते हैं आपके कैरोटिनोइड्स डेरिवेटिव्स। ये कैरोटिनोइड्स डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, देखिए आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो आपने कुछ कैरोटिनोइड्स और ज़ैंथोफिल्स वगैरह पढ़े थे, यानी कि कैरोटिनोइड्स एक टाइप के पिगमेंट्स होते हैं और इन्हीं पिगमेंट के डेरिवेटिव्स होते हैं कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो कैरोटिनोइड्स डेरिवेटिव्स क्या होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, जो कि एक कैरोटीन डेरिवेटिव है। इसे हम एब्सिसिक एसिड को इन शॉर्ट में एबीए लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये कैरोटीन से बना होता है, जो कि एक अपने आप में पिगमेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, और इसमें एग्जांपल लिया है टर्पीन्स का। अब आपने शायद टर्पीन्स के बारे में सुना नहीं होगा ज्यादा, बट बता दूं मैं एक बात आपको, जब आप फैट्स के बारे में स्टडी करते हैं, किसके बारे में, फैट्स या लिपिड्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वहां पर टर्पीन्स आते हैं। तो आप इसे एक फैट का, एक तरीके का फैट मान सकते हैं टर्पीन्स। और टर्पीन्स से जो बना होता है, ठीक है ना, दैट इज जिब्रेलिक एसिड। आपकी एनसीईआरटी यहां पर इसमें लिखती है मेनली GA3। जिब्रेलिक एसिड में जो GA3 है, जिब्रेलिक एसिड 3 है, डिटेल में आगे बात करेंगे। सबसे पहला डिस्कवर्ड टर्पीन था, तो इसलिए इन्होंने सबसे पहला डिस्कवर्ड ये जिब्रेलिक एसिड था, इसलिए इन्होंने इसको पुट किया है यहां पर। और जो लास्ट आता है, ये एक गैसियस हार्मोन है जिसका नाम है इथाइलिन। जिसका नाम क्या है, इथाइलिन होता है। ठीक है ना। चलिए आगे के पार्ट को समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नीट के एग्जाम में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब एक चीज एनसीईआरटी आगे मेंशन करती है कि पीजीआरस, इसी पार्ट में, इसी पैराग्राफ में आगे लिखा हुआ है, पीजीआरस आर इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज। यानी कि जो पीजीआरस इन्वॉल्व हैं किसमें, ग्रोथ को प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज में, उनकी बात कर रहे हैं। मतलब ग्रोथ को प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कौन कौन है, उनका नाम उन्होंने बाद में लिखा है। पहले यह लिखा है कि ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं कौन कौन से। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले कौन कौन से हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि जैसे, या फिर हम इस तरीके से समझ लें, जो पीजीआर ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनके नाम हैं 3। यानी कि जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जिनमें ऑक्सिन्स आते हैं, क्या आते हैं, ऑक्सिन्स आते हैं, साइटोकाइनिन्स आते हैं, क्या आते हैं, साइटोकाइनिन्स आते हैं, और जिब्रेलिन्स आते हैं। क्या आते हैं, ये 3 आते हैं, ऑक्सिन्स आते हैं, साइटोकाइनिन्स आते हैं और जिब्रेलिन्स आते हैं। तो बेटा हम इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इनको फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की एक कैटेगरी बना दी जाती है और इनको हम कह देते हैं पीजीपी। इन शॉर्ट पीजीपी कहते हैं। फुल में हम इसको कह सकते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। इनको हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कह सकते हैं। इज इट क्लियर। तो ये होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। अब ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, ये तीनों ही
कॉमनली मेनली क्या क्या चेंजेस लाते हैं आपके प्लांट्स में, उन बातों को यहां पर लिखा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मेनली ये क्या क्या चेंजेस लाया करते हैं। सबसे पहला एनसीईआरटी लिखती है कि ये लाता है सेल डिवीजन, यानी कि ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स प्लांट में सेल डिवीजन करते हैं। सेल डिवीजन के साथ साथ ये सेल एलोंगेशन भी करते हैं, सेल एलोंगेशन। नेक्स्ट में ये पैटर्न फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज दिस पैटर्न फॉर्मेशन? मतलब प्लांट के डेवलपमेंट का एक प्रॉपर पैटर्न होता है कि पहले जब एक सीड ग्रो करेगा तो पहले उससे रूट बनेगी, रूट के बाद फिर स्टेम बनेगी, स्टेम पे फिर लीव्स आनी है, ठीक है ना, लीव्स के बाद फिर फ्लावर का आना है, फ्लावर के बाद फ्रूट बनना है, फ्लावर के बाद फ्रूट और बाद में सीड बनने हैं। तो एक सीक्वेंस है, तो पैटर्न भी यही फॉर्म करते हैं। या फिर लीव्स के ग्रोथ का पैटर्न है, इन्फ्लोरेसेंस है, वो सारा यहां से काफी हद तक जेनेटिकली भी डिसाइड होता है और ये भी रोल प्ले करते हैं साथ में। इसके अलावा प्लांट पे होने वाले ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है ना, अगर आप ट्रॉपिक मूवमेंट्स को याद नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली आप ये याद रखिए कि जैसे ये प्लांट है, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, और जब सनलाइट इधर से पड़ती है तो प्लांट की ग्रोथ सनलाइट की तरफ होने लगती है, प्लांट की स्टेम की। ये क्या है? ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं? ग्रोथ ओरिएंटेड मूवमेंट। जिन मूवमेंट्स में क्या होती है? ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड मूवमेंट होते हैं वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट है आपका फ्लावरिंग, फ्रूटिंग। तो सिंपल सी चीज है, प्लांट में फ्लावर का आना और प्लांट में फ्लावरिंग के बाद फ्रूट का बनना, यह भी इससे डिसाइड होता है। क्लियर है? और इन्होंने कहा है सीड फॉर्मेशन, यानी कि प्लांट में जो सीड का फॉर्मेशन होता है यह भी इस पर डिपेंड करता है। एनसीईआरटी पीजीआरस जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है यानी कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं, वो ये तीन हैं। और ये तीन, इन तीनों के कंबाइंड एक्ट को यहां लिखा गया है, ठीक है ना। ये तीनों ओवरऑल जो चेंजेस प्लांट में करते हैं, एनसीईआरटी कहती है कि ये चेंजेस इन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के थ्रू प्लांट में किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के बारे में। अगर हम यहां पे थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश कर लें तो हमने आपसे कह दिया कि ये हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसके दो पार्ट हो गए। पहला हो गया प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में हो गए ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स। बोलिए कोई प्रॉब्लम? साइटोकाइनिन्स। और वहीं दूसरे आ गए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स यानी कि पीजीआईज। पीजीआईज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या होंगे? जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एनसीईआरटी किसको मानती है? एनसीईआरटी सबसे मेन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर मानती है एब्सिसिक एसिड को, एब्सिसिक एसिड। क्लियर है ना? इसको शॉर्ट में हम ABA बोल देते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर मेनली इसी को, एब्सिसिक एसिड को मानती है। और एब्सिसिक एसिड क्या क्या एक्ट करता है? जैसे जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर मेनली एब्सिसिक एसिड है, ये इतने सारे चेंजेस करता है। सबसे पहले आप, इन्होंने एनसीईआरटी में कहा है रिस्पॉन्स टू वाउंड, मतलब प्लांट में कोई इंजरी हो गई है, प्लांट सरफेस पे किसी ने आपने प्लांट पे कुल्हाड़ी मार दी, तो प्लांट पे आपने कुल्हाड़ी मार दी। अब प्लांट अपने आप में क्या चेंजेस लाएगा? प्लांट पर कोई घाव हो गया है, उस चेंज को, वो जो चेंजेस आएंगे उस घाव को फिल करने के लिए या फिर उस बाउंड को ठीक करने के लिए, ताकि वहां से इंसेक्ट वगैरह अटैक ना करें, वो चेंजेस कौन लाएगा? एब्सिसिक एसिड। सेकेंड, अगर बात करें हम, स्ट्रेस हो गई है। स्ट्रेस कैसी हो सकती है? स्ट्रेस मतलब प्लांट को किसी चीज की कमी हो गई है। वो कमी हो सकता है किसी बायोटिक कंपोनेंट की वजह से हो, या फिर किसी एबायोटिक वजह से हो। बायोटिक मतलब किसी बायोलॉजिकल रीजन की वजह से हो, या फिर किसी एनवायरमेंटल रीजन की वजह से हो। किसकी वजह से हो? एबायोटिक फैक्टर की वजह से हो या एबायोटिक ओरिजिन की वजह से हो। तो वो किसी प्लांट के अंदर किसी चीज की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है सही से, जैसे प्लांट की लीफ अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, तो इस प्लांट की, वो बायोटिक फैक्टर है, उसको अलग करना है।
ठीक है ना। एबायोटिक क्या है, प्लांट को प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर है, स्टोमेटा क्या कर दिए जाएंगे, क्लोज कर दिए जाएंगे। ये किसकी वजह से हुआ, एबायोटिक फैक्टर की वजह से हुआ। क्लियर है ना। इसके बाद ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज। एनसीईआरटी कहती है कि जो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज हैं, जैसे जो ग्रोथ को रोकती हैं या ग्रोथ को स्लो डाउन करती हैं, जैसे नंबर 1 है डॉर्मेंसी। व्हाट इज दिस डॉर्मेंसी? डॉर्मेंसी का सिंपल सा मीनिंग है, जैसे अगर हम आज की डेट में एग्जांपल दें, जैसे आपके घर पे पोटैटो रखा हुआ है, आलू है आपके घर पे, ठीक है ना। ये पोटैटो साल भर ऐसे ही रखा रहता है, लेकिन जब अक्टूबर का टाइम आता है, दिवाली के आसपास का समय आता है, तो इस पोटैटो से व्हाइट कलर के आई वाले पार्ट से इस स्कार जैसे स्ट्रक्चर निकलने लगते हैं। यानी कि जब तक इससे कुछ नहीं निकल रहा था तब तक ये डॉर्मेंट था। कैसा था, डॉर्मेंट था। यानी कि इसकी मेटाबॉलिज्म कैसी हो रखी थी, मेटाबॉलिज्म, बेटा इसकी मेटाबॉलिज्म हो रखी थी स्लो। कैसी हो रखी थी, स्लो हो रखी थी मेटाबॉलिज्म। इसको हम डॉर्मेंट बोलते हैं, जब सीड जर्मिनेट नहीं करता है, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो रखी होती है। या कोई भी स्ट्रक्चर, ये सीड नहीं है पोटैटो, बट ये एक स्ट्रक्चर तो है, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट तो है जो मॉडिफाइड है, इधर ये ग्रो कर गया। समझ गए ना। यानी कि इसकी डॉर्मेंसी जो है, क्या है, जो डॉर्मेंसी है वो हो गई है खत्म। जब कोई चीज ग्रो करने लग जाती है तो उसकी डॉर्मेंसी खत्म हो जाती है। यानी कि जैसे आपके घर पे आलू रखा हुआ है और आपको लग रहा है अक्टूबर के टाइम पर फेवरेबल टाइम आएगा, ये आलू ग्रो करने लग जाएगा, आपने थोड़ा सा एब्सिसिक एसिड इस आलू के ऊपर स्प्रे कर दिया, अब ये ग्रो नहीं करेगा। यानी कि एब्सिसिक एसिड क्या बनाए रखता है, डॉर्मेंसी को बना के रखता है। क्लियर है। उसकी एक्टिविटीज को क्या कर देगा, स्लो कर देगा और ग्रो नहीं करने देगा। द लास्ट वन इज एब्सिशन। ये व्हाट इज दिस एब्सिशन? एब्सिशन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे प्लांट की लीफ पुरानी हो गई है, लीफ कैसी हो गई है, ये एक प्लांट है, स्टेम सपोज, चलो हमने ऐसे ही बना दी टेम्पररी, और ये प्लांट की जो लीफ है बेटा, ये अब कैसी हो गई है, ये पीली हो गई है लीफ, और अभी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो अब इसको साथ में अटैच रखने का कोई फायदा है नहीं, नॉट एट ऑल, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, अब इसको तो दूर रखने में ही फायदा है। तो एब्सिसिक एसिड इसको जो सप्लाई हो रही है इस पार्ट से, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू अदर कंपोनेंट्स की, उसको यहां पर एक लेयर बना लेता है, उसको एब्सिशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिशन लेयर बोलते हैं। और ये जो एब्सिशन लेयर होती है, ये सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं ना, उन सारे के सारे कंपोनेंट्स की सप्लाई इसको लीफ को क्या कर देंगी, बंद कर देंगी, और लीफ गिर जाएगी। ठीक है ना। तो लीफ का डिटैचमेंट होना या स्टेम का डिटैचमेंट होना, जैसे ये मेन ब्रांच है, मेन स्टेम है, और इसके सपोर्ट में दूसरी स्टेम लगी हुई है, ये स्टेम अब अच्छे से फंक्शनल नहीं है, अननेसेसरीली लगी हुई है, तो इसका भी अलग करने का काम यहां पर एक लेयर बनाता है, इससे डिटैच करने का काम कौन करता है, यही जो काम है वो एब्सिशन कहलाता है। और ये काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। तो एब्सिसिक एसिड के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों ये 4 मेन फंक्शन हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। पहला है रिस्पॉन्स टू बाउंड, प्लांट पे कोई चोट लगेगी तो एब्सिसिक एसिड काम करेगा। प्लांट किसी भी टाइप की स्ट्रेस में है, वाटर स्ट्रेस में है, एबायोटिक कंपोनेंट की वजह से प्लांट को स्ट्रेस है, या प्लांट पर पैथोजन ने अटैक कर दिया है जो बायोटिक फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेस में है प्लांट, तब भी एब्सिसिक एसिड काम करेगा। ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज, यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ को इनहिबिट करने वाली एक्टिविटीज हैं, जैसे डॉर्मेंसी है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखेगा। कोई सीड जर्मिनेट कर रहा है, जर्मिनेट करने वाला है, आप स्प्रे कर दीजिए एब्सिसिक एसिड का, वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। लीफ पुरानी हो चुकी है, क्लोरोफिल नहीं रह गया है, क्लोरोफिल डिग्रेड हो गया है, अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसको अलग करने के लिए जो एब्सिशन लेयर बनाने में काम करेगा वो एब्सिसिक एसिड काम करने वाला है। क्लियर है ना। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लास्ट। हमने आपसे 2 चीजों के बारे में बात की। हमने आपसे कहा कि कुछ क्या होते हैं जो पीजीआरस हैं, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ये 2 टाइप के हैं, एक तो है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और एक है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। क्लियर है ना। अब एक लास्ट हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन बचा हुआ है, पीजीआर बचा हुआ है, जो बेटा इन दोनों के ना इंटरमीडिएट लेवल पे आता है। नाइदर प्रॉपरली ग्रोथ प्रमोटिंग, ना ही वो है ग्रोथ
इनहिबिटिंग। बीच में मैंने लाइन इसीलिए बनाई कि दोनों के बीच का रोल प्ले करता है, एंड दिस इज कॉल्ड इथाइलिन। क्या है ये? इथाइलिन, जिसके बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था, इट इज अ गैसियस हार्मोन। ये गैसियस प्लांट हार्मोन होता है। ये करता क्या है फिर? कुछ एक्टिविटीज करता है ग्रोथ प्रमोट करने वाली, ठीक है ना? कुछ एक्टिविटीज ग्रोथ प्रमोट करने वाली करता है, लेकिन जब आप इसको डिटेल में देखते हो ना, तो ये मेजर फॉर्म में क्या एक्टिविटीज करता है? ग्रोथ को इनहिबिट करने वाली। तो मेनली एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। एनसीईआरटी ये बात कहती है। एनसीईआरटी क्या कहती है? मेनली, ठीक है ना, मेनली ये क्या है? एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। हां, ये कुछ एक्टिविटीज करता है जो ग्रोथ प्रमोट करने वाली भी होती है। क्लियर है ना? तो चलिए समझते हैं आखिर ये करता क्या है। अभी हालांकि इसके बारे में इस पार्ट में डिटेल में नहीं दिया गया है, आगे दिया गया है, तो फिर भी आप ये समझ लीजिए, आप लिख दीजिए यहां पर, मेनली इट इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है ना? लेकिन कुछ एक्टिविटीज इसकी ग्रोथ प्रमोटिंग भी होती हैं, तो इसको आप दोनों के इंटरमीडिएट लेवल पर रखेंगे, ठीक है ना? तो ये डन होता है ये टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।